हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 28 सितंबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर करेक्ट टू अचीव हर्ड इम्यूनिटी ड्यूरिंग अ पेंडेमिक? फर्स्ट, if a large proportion of population gets infected to the virus. Second, if vaccine is available for the infectious disease. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। दोनों कंडीशन जो है वो करेक्ट है कि जिस कंडीशन के फुलफिल होने की वजह से हम हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर सकते हैं। अब देखिए हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोविड-19 मतलब कि कोरोना वायरस की बात करें, सो इट इज अ नोवेल वायरस विच वाज नॉट नोन टू द वर्ल्ड। ये एक नया वायरस है जिसकी हमें पहले से जानकारी नहीं थी। सो जब ऐसा कोई भी नॉवेल पैथोजन जो है वो किसी कम्युनिटी के अंदर इन्फेक्ट होता है, देन देर इज अ स्टेज ऑफ नो इम्यूनिटी बिकॉज इट इज न्यू टू अस। देन देर आर चांसेस कि ज्यादा पीपल जो है वो इन्फेक्टेड हो। यहाँ पे जो ऑरेंज कलर के डॉट्स है, दे आर द इन्फेक्टेड पीपल्स, राइट। अब क्या होगा कि मान लो कि इसकी वैक्सीन जो है वो डेवलप हो जाती है, या फिर पर्सन लोगों का जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है वो इस पैथोजन के सामने काम करना स्टार्ट कर देता है। देन सम ऑफ द पीपल विल स्टार्ट डेवलपिंग इम्यून सिस्टम एंड इम्यून रिस्पॉन्स टॉवर्ड्स दिस वायरस। तो मतलब कि ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लाइनिंग डॉट्स है, दे आर दी रिकवर्ड पेशेंट्स, राइट। अब मान लो कि वायरस जो है वो किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। अब ये पर्सन जो ऑलरेडी रिकवर हो चुका है, देन द पैथोजन विल नॉट वर्क इन दिस इम्यून सिस्टम। तो इसका मतलब क्या होगा कि ज्यादातर पीपल जो है वो जब रिकवर हो जाते हैं किसी इंफेक्शियस डिसीज से, तो वो वायरस को कोई नई बॉडी नहीं मिलेगी इन्फेक्शन के लिए। देन वी कैन से दैट द कम्युनिटी हैज अचीव्ड हर्ड इम्यूनिटी, बिकॉज ज्यादातर लोग जो है वो ऐसे है कि जो ऑलरेडी जिनको रोग हुआ था और वो ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं। देन दिस स्टेज इज कॉल्ड एज हर्ड इम्यूनिटी। तो दो कंडीशन है, एक तो लार्ज प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इन्फेक्टेड होनी चाहिए। इन दिस केस, दैट इज इन केस ऑफ कोविड-19, आर्ग्यूमेंट्स ऐसे है कि 50% से लेके 85% पॉपुलेशन तक अगर इन्फेक्टेड हो तो ऐसे केस में हर्ड इम्यूनिटी जो है वो अचीव हो सकती है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि दूसरी कंडीशन की अगर वैक्सीन अवेलेबल हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेकेंड स्टेज में अगर सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, देन देयर इम्यून सिस्टम विल वर्क अगेंस्ट द वायरस। तो दोनों कंडीशन जो है वो करेक्ट है। आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। सो हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने ये कहा है कि इंडिया इज स्टिल फार फ्रॉम हर्ड इम्यूनिटी, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन की कंपैरिजन में अगर केसेस देखें तो वो काफी परसेंटेज जो है वो काफी कम है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट प्लाज्मा थेरापी ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19? फर्स्ट, it uses antibodies developed in a patient by certain medicines. Second, this treatment is used for the first time in the world to treat any infectious disease. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। बिकॉज फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडीज को यूज किया जाता है, बट दैट इज डेवलप्ड बाय द नेचुरल इम्यून सिस्टम ऑफ अ पेशेंट। मतलब कि किसी भी पेशेंट की जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है उसके अंदर जो एंटीबॉडीज डेवलप होती है उसको यूज करके ये ट्रीटमेंट के अंदर प्लाज्मा थेरेपी यूज की जाती है। तो यहाँ पे सर्टेन मेडिसिन लिखा है, इस वजह से ये गलत होगा। सेकंड जो है वो भी गलत है, बिकॉज प्लाज्मा थेरेपी ऑलरेडी कई बार ट्राई हो चुकी है। यूएस के अंदर जब स्पेनिश फ्लू, इट इज ऑल्सो अ पेंडेमिक, ये जब स्प्रेड हुआ था तो उस टाइम पे सबसे पहली बार प्लाज्मा थेरेपी का यूज किया गया था। उसके बाद 2009 में एक और पेंडेमिक आया था, दैट इज H1N1 फ्लू, जिसे हम स्वाइन फ्लू भी कहते हैं। तो इसके अंदर भी प्लाज्मा थेरेपी जो है वो यूज हो चुकी है। और कई जगह पे इबोला वायरस जो है उसे ट्रीट करने के लिए भी
प्लाज्मा थेरेपी ऑलरेडी यूज हो चुकी है। सो सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट, आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। सो उन्होंने ये भी गाइडलाइंस या फिर ये भी डायरेक्शंस दी है अगेंस्ट दी रूटीन यूज ऑफ रेमडेसिविर, which is a drug to that is used to treat the patients, and plasma therapy also. Question number 3, which of the following developments were initiated during the prime ministership of Atal Bihari Vajpayee? First, advent of multi party rule in India. Second, FRBM Act, that is Fiscal Responsibility and Budgetary Management Act. And third, Mission Shakti. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट है, थर्ड इज इनकरेक्ट। अब देखिए मल्टी पार्टी रूल जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी की जो गवर्नमेंट है, इट वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट इन इंडिया, इन इंडियाज डेमोक्रेसी, दैट कंप्लीटेड द होल टेन्योर ऑफ अ गवर्नमेंट, दैट इज 5 years। और ये गवर्नमेंट आप सभी को पता है, इट वाज अ कोएलिशन गवर्नमेंट। तो पहली ऐसी कोएलिशन गवर्नमेंट थी जिन्होंने पूरा टर्म जो है वो क्लियर किया था, और उनके टाइम पे एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसको भी स्ट्रेंथन किया गया था, तो ये करेक्ट है। एफआरबीएम एक्ट जो है वो भी करेक्ट है, इन द ईयर 2000 इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एफआरबीएम बिल को, जो 2003 में पास हुआ था, तो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है और देर आर चांसेस कि आप इसे भी करेक्ट समझे हो, बिकॉज इट वॉज ऑपरेशन शक्ति, नॉट द मिशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति किसका कोड नेम है? दैट इज कोड नेम फॉर पोखरण 2। पोखरण 2 जो सेकंड न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था न्यूक्लियर बॉम्ब का, जिसके अंदर फ्यूजन एंड फीजन दोनों टाइप के बॉम्ब्स थे, इन द ईयर 1998। तो पोखरण में जो सेकंड टाइम न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, इसका कोड नेम है ऑपरेशन शक्ति। मिशन शक्ति जो है वो रिसेंटली जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल को लॉन्च किया गया था, इसको टेस्ट फायर किया गया था, उसका नाम है मिशन शक्ति। इट इज नॉट ऑपरेशन शक्ति, राइट। तो मिशन शक्ति ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, और ऑपरेशन शक्ति जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने कंडक्ट किया था। सो थर्ड इज इनकरेक्ट, आवर आंसर इज ए 1 एंड 2। अब वाजपेयी गवर्नमेंट के अंदर जो मिनिस्टर थे जसवंत सिंह, उनकी डेथ हो गई है, इस वजह से ये न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एसोसिएटेड विथ भगत सिंह? फर्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सेकेंड, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। थर्ड, सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग केस। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। तीनों जो है वो एसोसिएटेड है भगत सिंह के साथ। आप सभी को पता है 1929 के अंदर भगत सिंह ने ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया था। इट वाज अर्लियर इट वाज नोन एज हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, राइट। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो है इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू भगत सिंह, बिकॉज जब एंटी साइमन मूवमेंट के अंदर लाला लजपत राय की डेथ हो गई, तो उसका रिवेंज लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथ कई लीडर्स जो थे, उन्होंने ये डिसीजन लिया था दैट दे विल असासिनेट जेम्स स्कॉट, हु वाज द एसपी एट द टाइम व्हेन द ऑर्डर वाज गिवन फॉर द लाठी चार्ज। लेकिन उसकी जगह उन्होंने सॉन्डर्स का मर्डर कर दिया था, एंड इट इज नोन एज लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। और जब गलती से उन्होंने सॉन्डर्स का मर्डर कर दिया, तो उसके बाद वो अपना भेस बदल के लाहौर में छुप गए थे, तो ये भी भगत सिंह के साथ एसोसिएटेड है। थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। आप सभी को पता है सेंट्रल असेंबली के अंदर उन्होंने और सुखदेव ने, सॉरी बटुकेश्वर दत्त ने वहां पे बॉम्बिंग किए थे, और वहां पे उन्होंने नारे दिए थे इंकलाब जिंदाबाद। तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। भगत सिंह की आज 113th बर्थ एनिवर्सरी है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर मैच्ड करेक्टली अबाउट रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया? फर्स्ट, चापेकर ब्रदर्स, assassination of chairman of committee on plague. Second, Kakori conspiracy led by Hindustan Socialist Republic Association.
थर्ड, चित्तगोंग आर्मरी रेड लेड बाय भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए 1 एंड 2। फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, थर्ड इज इनकरेक्ट। चापेकर ब्रदर्स जो है उनको रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का स्टार्टिंग या फिर बिगिनिंग ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट भी माना जाता है, बिकॉज 1857 के बाद जब रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ब्रिटिश गवर्नर या फिर ब्रिटिश ऑफिसर को असासिनेट किया गया था। तो जो प्लेग के लिए कमीशन बनाया गया था और उस कमीशन के जो चेयरमैन थे उनको इन्होंने असासिनेट किया था इन दी 1897, चापेकर ब्रदर्स ने। ये करेक्ट है। सेकंड इज आल्सो करेक्ट। काकोरी इट इज अ रेलवे स्टेशन इन दी उत्तर प्रदेश। तो वहां पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है उनके जो मेंबर्स थे उन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी जो है वो प्लान की थी। उसके अंदर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद ये सब इन्वॉल्व थे। इसका तब नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। लेटर ऑन इसको रीनेम किया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। चित्तगोंग आर्मरी रेड जो है इट वाज लेड बाय सूर्य सेन, नॉट बाय दी भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद। तो थर्ड इज इनकरेक्ट, आंसर इज ए 1 एंड 2। भगत सिंह इज वन ऑफ द पायनियर ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, तो इस वजह से ये न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, stubble burning has potential industrial and agriculture use. Second, none of the Indian states has any policy using stubble. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर इज ए 1 ओनली। सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए स्टबल बर्निंग की बात करें सो इट हैज बोथ इंडस्ट्रियल पोटेंशियल एज वेल एज एग्रीकल्चर यूज। इंडस्ट्रियल पोटेंशियल क्या है कि इसके अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। You can generate electricity from this stubble. तो दिल्ली के अंदर एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे पैडी स्ट्रॉ पावर प्लांट भी बनाया गया था और यूएस बेस्ड एक कंपनी है वो ये भी दावा करती है कि 1000 मेगावाट पावर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस स्टबल। तो इंडस्ट्रियल यूज है, एग्रीकल्चर यूज भी है बाय कन्वर्टिंग दिस स्टबल इनटू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, राइट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना सकते हैं आप। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। सेकंड इज इनकरेक्ट बिकॉज छत्तीसगढ़ इज वन सच एग्जाम्पल। छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसी एक पॉलिसी है जिनको वहां पे कहते हैं गौथान्स। ये गौथान्स क्या है? इट इज अ 5 एकड़ प्लांट, जो एक प्लॉट होता है उसके अंदर जितने भी फार्मर्स है वो सभी अपना जो स्टबल है वो डोनेट करते हैं और आसपास के जितने भी फार्मर्स है वो सभी यहाँ पे डोनेट करेंगे। सारा स्टबल जो है वो इकट्ठा किया जाएगा एंड दिस स्टबल विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और फिर ये फर्टिलाइजर जो है वो सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो इट इज अ गुड एग्जाम्पल। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है वो इस टाइप के गौथान्स को डेवलप करके स्टबल को यूज करते हैं इन दी एग्रीकल्चर यूज। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि किसी भी इंडियन स्टेट में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, तो इस वजह से ये गलत है। आंसर इज ए 1 ओनली। सो रिसेंटली जो दिल्ली के अंदर एनवायरमेंट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन अथॉरिटी जो है उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया था कि स्टबल बर्निंग को एड्रेस करने के लिए आपको कोई स्टेप लेने चाहिए। सो पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोडल ऑफिसर जो है उनकी अपॉइंटमेंट की है टू कर्ब दी स्टबल बर्निंग। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following statement is or are correct? First, creation or abolition of legislative council by the parliament is to be considered as a constitutional amendment as per article 368. Second, state legislative assembly of any state expires only after the governor of that state dissolves it. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर 1 नॉर 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सबसे पहला स्टेटमेंट की अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है या फिर उसको अबॉलिश करना है तो ये पार्लियामेंट कर सकती है इफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली
passes such resolution by the special majority, but it is not considered as constitutional amendment. ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है एज पर आर्टिकल 368। तो मतलब कि पार्लियामेंट के अंदर ये रिजोल्यूशन जो है वो ऑर्डिनरी बिल की तरह ही पास होगा, ऑर्डिनरी जो प्रोसीजर है उसी की तरह ये पास होगा। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years टर्म, अगर 5 साल की टर्म पूरी कंप्लीट हो जाती है, देन दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी ऑटोमेटिकली एक्सपायर्ड, राइट। उसको गवर्नर के डिसोल्यूशन की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाती है। हाँ, अगर 5 साल से पहले उसको डिसॉल्व करना है तो उसकी अथॉरिटी गवर्नर के पास है। सो गवर्नर जनरली 5 साल खत्म होने से पहले डिसॉल्व करते हैं ताकि फ्रेश इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट किए जाए। तो सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट, आंसर इज डी, नाइदर 1 नॉर 2। बिहार के अंदर अभी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन, देन स्टेट लेजिस्लेचर, ये सारे चैप्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द मेजर ऑफ इन्फ्लेशन फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। मतलब यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसके ऊपर से आपको इन्फ्लेशन का मेजरमेंट जो है, कौन सा मेजर है, उसको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट, इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंडिकेटर टू मेजर इन्फ्लेशन। सेकेंड, it is a ratio between current prices and base year prices. Third, it uses data of both nominal and real GDP. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर जो है, इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंडिकेटर टू मेजर इन्फ्लेशन, बिकॉज इसके अंदर करंट प्राइसेस एंड बेस ईयर प्राइसेस दोनों को इंक्लूड किया जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर की डेफिनेशन क्या है? इट इज इसकी फॉर्मूला ये है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। इट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग जीडीपी डिफ्लेटर, राइट। नॉमिनल जीडीपी आप सभी को पता है कि इट इज मेजर्ड बेस्ड ऑन द करंट प्राइसेस, जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को काउंट किया जाता है। रियल जीडीपी जो है वो बेस ईयर के साथ कंपेयर किया जाता है, मतलब कि यहां पे इन्फ्लेशन की इफेक्ट जो है उसको डिडक्ट किया जाता है। सो इट इज कॉल्ड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंडिकेटर। सो इट यूजेस बोथ डेटा ऑफ नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, हमने फॉर्मूला में देखा, तो इस वजह से आंसर होगा जीडीपी डिफ्लेटर। डब्ल्यूपीआई जो है उसके अंदर सिर्फ गुड्स जो है उसी को मेजर किया जाता है। सीपीआई की लिमिटेशन ये है कि इट इज मेजर्ड बाय ओनली अ बास्केट ऑफ गुड्स। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो गुड्स एंड सर्विस के अंदर जो जीडीपी डेटा है उसको यूज करता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर। एंड आईआईपी जो है, इट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो इन्फ्लेशन को मेजर नहीं करता। आज के न्यूज़पेपर में काफी अच्छा आर्टिकल है इंडिया की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में। राइटर जो है उसके अंदर सी रंगराजन है, ही इज दी फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई और फॉर्मर चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। और उसके बाद है डीके श्रीवास्तव, जो कि डायरेक्टर है, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड चीफ पॉलिसी एडवाइजर है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के। काफी अच्छा आर्टिकल है, आप सभी को पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज रिलीज्ड बाय डैश। ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी ओईसीडी, ऑप्शन सी WTO एंड ऑप्शन डी IMF। वर्ल्ड बैंक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी IMF। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है वो एवरी ईयर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है उसे रिलीज करता है। रिसेंटली जून 2020 में इन्होंने अपडेटेड वर्जन जो है उसको रिलीज किया था, उसके फाइंडिंग्स यहाँ पे दिए गए हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, सो 2019 में IMF का मेजरमेंट है 6.1% जीडीपी। 2020 के लिए फोरकास्ट है 1% ड्यू टू दिस कोविड-19 सिचुएशन। एंड ये चाइना का है, इंडिया के अंदर 4.2% है 2019 में।
इंडिया में 2020 में नेगेटिव फोरकास्टिंग है -4.5%, एंड 2021 के लिए 6% का फोरकास्टिंग है। सो ये आर्टिकल जो है कहीं जगह पे यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी को किस तरीके से मेजर किया जाता है, सीपीआई, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें मेंशन की गई है। अलॉन्ग विद दैट इसी आर्टिकल के अंदर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसने जो रिसेंटली जून 2020 में ये आउटलुक रिलीज किया था उसको भी मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स बॉर्डर विथ बोथ द कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी? फर्स्ट आर्मेनिया, सेकंड आज़रबैजान, थर्ड जॉर्जिया एंड फोर्थ रशिया। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, रशिया। दिस इज रशिया। आप देख सकते हैं कि रशिया इज द ओनली कंट्री विच शेयर्स बॉर्डर विद द ब्लैक सी एज वेल एज कैस्पियन सी। अजरबैजान जो है वो यहाँ पे है। आर्मेनिया, इट इज अ लैंडलॉक कंट्री। जॉर्जिया जो है वो यहाँ पे है। सो अवर आंसर इज डी, रशिया। सो अभी आर्मेनिया एंड अजरबैजान जो है वो न्यूज में है। क्लैशेस इरप्ट बिटवीन दीज टू कंट्रीज। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।